हेलो एवरीबॉडी, स्टडी पाठशाला में आपका स्वागत है। प्रेसिडेंट ट्रम्प जब से जीते हैं तब से उनकी पॉलिसीज़ की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है कि किस तरीके की उनकी पॉलिसीज़ हो सकती हैं और वो दुनिया को और इंडिया को कैसे इम्पैक्ट कर सकती हैं। लेकिन उससे भी पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले हैं यूएस प्रेसिडेंट के बारे में, जिन्होंने 1980s में बहुत इंपॉर्टेंट कदम उठाए थे और जिसकी परछाई और जिसकी पॉलिसीज़ की जो छाया है हम डोनाल्ड ट्रंप में शायद देख पाएंगे। काफ़ी लोग यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद कह रहे हैं कि रोनाल्ड रीगन की जो पॉलिसीज़ हैं वो वापस आ सकती हैं यूएसए में। हालांकि पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप जीते रहे थोड़े बहुत उनके ऊपर हम कह सकते हैं कंस्ट्रेंट्स थे, लेकिन इस बार वो कंस्ट्रेंट्स कम होने की वजह से रोनाल्ड रीगन की कंजर्वेटिव जो पॉलिसीज़ हैं वो वापस आ सकती हैं। पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म की जब हम बात करते हैं, रोनाल्ड रीगन सबसे प्रोमिनेंट यूएस प्रेसिडेंट में से एक रहे हैं, बहुत पॉपुलर रहे हैं, खुद एक एक्टर थे पहले। और यूएस की सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल स्टेट्स में से कैलिफोर्निया के गवर्नर भी रह चुके हैं 2 बार, जहाँ पे इन्होंने दिखाया या फिर इन्होंने इस तरीके की पॉलिसीज़ लाई जिसमें इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा रिवाइव किया अपनी स्टेट को, और अपनी कंजर्वेटिव जो पॉलिसीज़ थी पॉलिटिकल या फिर कल्चरल तरीके से वो चीज़ें भी इन्होंने दिखाई। तो इनके आने के बाद दुनिया में काफ़ी बड़े चेंजेस देखे जा सकते हैं। जब हम इंडिया के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे भी इसकी थोड़ी सी छाप आपको दिखेगी। तो बात करेंगे आज रोनाल्ड रीगन के बारे में कि किस तरीके की इनकी प्रोमिनेंट यहाँ पे पॉलिसीज़ थी, ये कितने बड़े मार्जिन से जीते थे इसका आप यहाँ पे अंदाज़ा ले सकते हो। 1980 इलेक्शंस की बात है। जिमी कार्टर जो कि डेमोक्रेटिक यहाँ पे कैंडिडेट थे उनके खिलाफ खड़े हुए थे। जिमी कार्टर ऑलरेडी यूएस प्रेसिडेंट सर्व कर चुके थे, उनको कितने मार्जिन से इन्होंने हराया? 489 टू 49 वोट्स, जो भी इनका सिस्टम होता है। यू कैन सी कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, और जब 1984 में जीत के आए थे तो इससे भी ज़्यादा मार्जिन था। तो दूसरी बार आए, इससे भी ज़्यादा मार्जिन, और इनके जो वोट्स थे वो 500 से भी ज़्यादा थे। तो रिपब्लिकन्स की जो यहाँ पे पॉपुलैरिटी है स्पेशली रोनाल्ड रीगन की, वो यहाँ पे देखी जा सकती है कि 1980s में कितनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी पार्टी, स्पेशली अंडर द लीडरशिप ऑफ रोनाल्ड रीगन। अब 1970s में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से रिपब्लिकन पार्टी, जो कि थोड़ी सी राइटिस्ट मानी जाती है, लिबरलिज्म के थोड़ी खिलाफ मानी जाती है, जैसे एलजीबीटीक्यू के राइट्स हो गए, और थोड़ी क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स को प्रमोट करने की बात आ जाती है, जब क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्रीज़ की बात आती है तो उनको प्रमोट करते हुए दिखते थे। 1980 से पहले अगर दुनिया की बात करें, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड, प्रोमिनेंटली वेस्टर्न वर्ल्ड की यहाँ पे बात करें, तो वहाँ पे लिबरलिज्म काफ़ी ज़्यादा फैल रहा था, लिबरलिज्म का काफ़ी इन्फ्लुएंस दिख रहा था, जिसकी वजह से कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी हो रही थी। वेलफेयर स्टेट की भी काफ़ी बातें होती थी कि लोगों के बेनिफिट्स के लिए सरकार को काफ़ी स्पेंड करना चाहिए और ये सारी बातें, लेकिन वो ज़्यादा स्पेंडिंग की वजह से बजट्स काफ़ी ख़राब होने लग गए थे काफ़ी गवर्नमेंट्स के, चाहे वो रिच कंट्रीज ही क्यों ना हो। तो 1980s में एक ऐसी वेव आती है जहाँ पे वेलफेयर स्टेट रोल बैक होना शुरू हो जाती है और कंजर्वेटिज्म यहाँ पे आना शुरू हो जाता है, जिनके पोस्टर बॉय आप कह सकते हैं रोनाल्ड रीगन को। इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो बिल्कुल सिमिलर मान सकते हैं जैसे कि मार्गरेट थैचर जो थी यूके में, उनके साथ कहीं ना कहीं इनका कंपैरिजन यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि काफ़ी तरीक़ों से ये सिमिलर थे। अब प्रेसिडेंट बनने से पहले 1967 टू 75 कैलिफोर्निया के गवर्नर रह चुके थे। तो वहाँ पे जैसे आए तो अपनी कंजर्वेटिज्म वाली जो पॉलिसीज़ हैं इन्होंने लागू करनी शुरू की, क्योंकि गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग थी काफ़ी प्रोग्राम्स पे वो इन्होंने कट करनी शुरू कर दी, चाहे वो डिसेबल्ड की बात हो, चाहे वो एजुकेशन प्रोग्राम्स हो। एजुकेशन प्रोग्राम्स में चाहे ट्यूशन फीस और ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, इनके ऊपर काफ़ी कट्स लगाए, जिसके ऊपर डिबेट भी आई कि एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, और फिर भी कट्स लगाए जा रहे हैं। वेलफेयर पॉलिसीज़ की जब हम बात करते हैं तो उसमें मेडिकल बिल्स हो गया, सोशल सिक्योरिटी जैसे बातें जो हैं उनमें कट्स लगने यहाँ पे शुरू हो गए, क्योंकि बजटरी कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे काफ़ी आ गए थे, काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो रहा था, काफ़ी डेफिसिट्स में चल रही थी सरकारें। तो इनकी पॉलिसीज़ की वजह से थोड़ा बैकलैश इनको देखने को मिला, मतलब कि लोग खिलाफ हो गए, क्योंकि जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं तो उनमें पैसा डेफिनेटली यहाँ पे कम होना शुरू हो गया, लेकिन गवर्नमेंट के फाइनेंसेस यहाँ पे इम्प्रूव होने शुरू हो गए थे। इन चीज़ों की वजह से इन्होंने अच्छी यहाँ पे गवर्नरशिप की। अगर हम यूएस की बात करें तो 8 साल जो इन्होंने गवर्नरशिप की उसके बाद काफ़ी पॉपुलर हो जाते हैं, और बाद में प्रेसिडेंट के एक बहुत बड़े यहाँ पे कैंडिडेट हो जाते हैं। इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी भी थी कि बहुत अच्छे ओरेटर थे, बोलते बहुत अच्छे थे। जो पर्सनालिटी और करिश्मा की बात करें
उससे भी ये लोगों को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर लेते थे। अब रोनाल्ड रीगन के हिसाब से अगर देखें तो एक टर्म वहाँ पे आती है जिसको हम बोलते हैं रीगनॉमिक्स। आजकल ट्रम्पोनॉमिक्स की काफ़ी बात हो रही है कि किस तरीके से ट्रम्पोनॉमिक्स दुनिया को इफ़ेक्ट करेगा, लेकिन ट्रम्पोनॉमिक्स काफ़ी ज़्यादा रीगनॉमिक्स से प्रभावित है, ये चीज़ भी याद रखना। रीगनॉमिक्स में अब क्या चीज़ें आ जाती हैं, ट्रम्पोनॉमिक्स के काफ़ी आपको जो कंपोनेंट्स इसके अंदर दिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे टैक्स कट्स, हालांकि वैसे वो कंजर्वेटिव थे, लेकिन जब हम इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस की बात करें तो वहाँ पे वो ब्लू कॉलर्ड वर्कर्स और बाकी जो लोग हैं उनको वो करने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए उनको टैक्स कट्स की यहाँ पे पॉलिसीज़ लेके आए कि टैक्स कट कर दिए जाएंगे। अमेरिका फर्स्ट की यहाँ पे बात होगी, वेलफेयर स्टेट को यहाँ पे रोल बैक कर लिया जाएगा और बिजनेसेस को डीरेगुलेट करने की बात होगी। बिजनेसेस को फ्रीडम दी जाएगी, गवर्नमेंट जो कंट्रोल है उनके ऊपर से कम किया जाएगा, ताकि इस तरीके का यहाँ पे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बन सके कि बिजनेसेस ज़्यादा फ्लरिश हो पाएँ। जैसे आप आजकल हम टर्म यहाँ पे इंडिया के भी एस्पेक्ट में यूज़ करते हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने की बात रीगनॉमिक्स यहाँ पे करता है, क्योंकि जितना बिजनेस यहाँ पे होगा उस उतना ही ग्रोथ होने के भी चांसेस हैं। हालांकि टॉप टू बॉटम अप्रोच कहीं ना कहीं कह सकते हैं, लेकिन इसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करने की यहाँ पे बात की रोनाल्ड रीगन ने। जैसे कि आजकल ट्रम्पोनॉमिक्स की जैसे बात हो ही रही है, उसमें ट्रेड डील्स को भी रीनेगोशिएट किया जाएगा। हो सकता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पूरी दुनिया में ट्रेड बढ़ाने की बात करता है, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने की बात करता है, उसका रोल आपको कम दिख सकता है। रीजनल जो ट्रेड ब्लॉक्स हैं, जैसे पैसिफिक रीजन के अपने ट्रेड ब्लॉक, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के अपने ट्रेड ब्लॉक्स, उनका रोल यहाँ पे बढ़ सकता है। तो ये इस तरीके की चीज़ें आपको, इस तरीके के इकोनॉमिक मेजर्स यहाँ पे दिख सकते हैं ट्रम्पोनॉमिक्स के अंदर, और सिमिलर चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं रीगनॉमिक्स के अंदर भी। फ्री मार्केट को प्रमोट करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना, बिजनेसेस को यहाँ पे बूस्ट देकर। तो ये सारी चीज़ें रीगनॉमिक्स से आई हैं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ में भी नज़र आएंगी। डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी एडवाइज़र्स हैं, उनके पॉलिसीज़ में आपको रोनाल्ड रीगन की ही छाप दिखेगी। अब पॉलिटिकली बात करते हैं, ये तो होगी थी बात रीगनॉमिक्स की, कि 1980s में अब यूएस का जो सीन था, यूएस जिस पॉलिटिकल वॉर में लगा हुआ था वो था कोल्ड वॉर। उस टाइम पे यूएसएसआर एक और बड़ी पावर थी जो कि यूएस के साथ डायरेक्ट कंपटीशन में थी। तो किस तरीके का व्यवहार था यहाँ पे रोनाल्ड रीगन का? रोनाल्ड रीगन काफ़ी एग्रेसिव तरीके से यूएसएसआर को काउंटर करना चाहते थे, काफ़ी एग्रेसिव तरीके से। 1980 से पहले ऐसा लग रहा था कि कोल्ड वॉर के बंद होने के चांसेस हैं, जब भी लिबरल्स थे, डेमोक्रेट यहाँ पे कैंडिडेट्स कह सकते हैं, देतंते वाला फेज था। देतंत, अगर हम इस वर्ड की बात करें तो मतलब कि इट सिंपली मीन्स कि कोल्ड वॉर अपने उस फेज़ में है जब चीज़ों में गर्मा गर्मी कम है, दो देशों में थोड़ी सी जो रिलेशंस हैं, आइसी रिलेशंस हैं, उनमें आपको थॉ होता हुआ नज़र आ रहा है, थोड़े कोजी होते हुए नज़र आ रहे थे। यूएसएसआर अपने न्यूक्लियर आर्सनल को कम करने की बात कर रहे थे। तो मतलब रिलेशंस इम्प्रूव होते हुए दिख रहे थे, इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे थे। लेकिन जैसे ही रोनाल्ड रीगन आते हैं, उनका एंटी यूएसएसआर स्टांस इस सारी पॉलिसी को रिवर्स कर देता है कुछ ही टाइम के लिए। उनका बहुत क्लियर यहाँ पे मोटिव था कि यूएसएसआर का जो टेक्नोलॉजी वाला जो एलिमेंट है उसको ब्लॉक करना है और यूएसएसआर को एकदम ध्वस्त कर देना है। और ये कहा जाता है कि उसके इन डिसइंटीग्रेशन में काफ़ी बड़ा रोल इन्हीं का है। इनकी मेजॉरिटी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो यूएसएसआर के ही राउंड घूमती थी। डैट इज़ वाई इनका पाकिस्तान को भी काफ़ी सपोर्ट किया है, क्योंकि पाकिस्तान को सपोर्ट करके वहाँ पे मुजाहिदीन ट्रेन करके जो अफ़गानिस्तान में भेजे गए, उससे अफ़गानिस्तान में यूएसएसआर का जो इन्फ्लुएंस है वो ख़त्म किया गया, जिससे डेफिनेटली इंडिया को भी दिक्कत हुई। तो काफ़ी ज़्यादा बैंक रोल यहाँ पे पाकिस्तान को भी किया गया, क्योंकि यूएसएसआर यहाँ पे प्राइम टारगेट है। हालांकि बाद में यूएसएसआर के जो प्रेसिडेंट हैं निकिता क्रुश्चेव, उनके साथ इनकी रैपो ठीक बन जाती है और बाद में चीज़ें थोड़ी इम्प्रूव होती हुई भी दिखती हैं। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे कोल्ड वॉर
ज़्यादा एक सीरियस फेज़ में आती हुई दिख रही थी। हालांकि इनके टेन्योर के ज़्यादा टाइम गुजरने से पहले ही डिसइंटीग्रेशन यहाँ पे शुरू हो जाएगा यूएसएसआर का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है यहाँ पे रोनाल्ड रीगन की जब हम बात करते हैं। अब थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप से। अब डोनाल्ड ट्रंप का जो ये रवैया है वो रशिया के खिलाफ उतना एग्रेसिव नहीं है, अभी तक तो नहीं दिखा है। फ्यूचर में दिखे वो अलग बात है, लेकिन उनका जो मेन यहाँ पे जो एनिमी उन्होंने क्रिएट किया हुआ है, जिसके खिलाफ उनकी पॉलिसीज़ हैं, वो है चाइना। तो एंटी चाइना जो बायस है वो रोनाल्ड रीगन की पॉलिसीज़ में नहीं दिखता था, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ में डेफिनेटली आपको दिखेगा। तो ये डिफरेंस भी कह सकते हैं रोनाल्ड रीगन और डोनाल्ड ट्रंप में। और एक आजकल बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जो अमेरिका के लिए है, जो कि 1980s में उतना सीरियस नहीं था, दैट इज़ द इमिग्रेशन। अब 1986 में इमिग्रेशन का लॉ यहाँ पे साइन किया था रोनाल्ड रीगन ने, जिसकी वजह से इन्होंने काफ़ी इमिग्रेंट्स को अलाउ किया था विद इन यूएसए। सो डिस्पाइट द फैक्ट के पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म और ये सारी चीज़ें हैं, एंटी इमिग्रेशन स्टांस इनका उतना क्लियर नहीं था, उतने ज़्यादा एंटी इमिग्रेंट नहीं थे। जबकि ट्रंप की बात करते हैं वो इमिग्रेशन के काफ़ी क्लियरली एंटी दिखते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस यहाँ पे हो जाता है प्रेसिडेंट रीगन में और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप में, क्योंकि हालात भी डिफरेंट है। शायद रोनाल्ड रीगन भी ऐसी पॉलिसीज आज लेते हैं क्योंकि 20, 30, 40 साल में काफ़ी डिफरेंसेस भी आ जाते हैं। तो दिस इज़ अबाउट रोनाल्ड रीगन्स इमिग्रेशन पॉलिसी। अब बात करते हैं इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट यहाँ पे क्या आया। ओवरऑल ड्यू टू द फैक्ट के कोल्ड वॉर ऑलरेडी चल रही थी और 1971 जो फ्रेंडशिप ट्रीटी इंडिया ने साइन की थी सोवियत के साथ, उसकी वजह से जो यूएसए है ज़्यादा क्लोज रिलेशंस मेंटेन कर रहा था, स्ट्रैटेजिक रिलेशंस मेंटेन कर रहा था पाकिस्तान के साथ, जिसके तहत काफ़ी मिलिट्री जो हार्डवेयर है वो भी उनको सप्लाई किया गया और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे फंड्स भी प्रोवाइड किए गए। यहाँ पे इंडिया को भी टैकल करने की बात थी और अफ़गानिस्तान में यूएसएसआर को टैकल करने की भी बात थी। तो रिलेशनशिप चैलेंजिंग थी इंडिया की यूएसए के साथ उस टाइम पे। हालांकि इंदिरा जी इनके साथ मिलती भी हैं रोनाल्ड रीगन के साथ, और कुछ टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट भी होती है, कुछ टेक्नोलॉजिकल हेल्प यूएसए हमें प्रोवाइड करता है, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छे रिलेशंस हम नहीं कह सकते। अच्छे रिलेशंस 2000s के बाद ही हमें देखने को मिलेंगे, तो उस टाइम पे द रिलेशंस वर नॉट दैट गुड। तो दिस इज़ अबाउट द पॉलिसीज़ ऑफ रोनाल्ड रीगन, और सिमिलर पॉलिसीज अब डोनाल्ड ट्रंप की भी यहाँ पे हो सकती हैं। तो ये है यूएस के प्रेसिडेंट के बारे में जो कि 1980s में आते हैं और जिनकी पॉलिसीज़ से दुनिया में काफ़ी ज़्यादा चेंज आपको देखने को मिलते हैं। अब ये देखना बाकी है कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ दुनिया में कितना चेंज यहाँ पे लाएंगी। थैंक यू।